हाय गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आज हम जो कर रहे हैं हमारा वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं आपके रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट के लिए। आज मैं जो चैप्टर रिवाइज करने जा रहा हूँ वो है ऑडिट एविडेंस। बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा है कि सर इतना लंबा चैप्टर है, ऐसा है ना, ये है ना वो है। तो बच्चों दिल थाम के बैठिए, आज हम करने जा रहे हैं ऑडिट एविडेंस चैप्टर। तो जिन भी बच्चों के पास मेरी बुक है, मेरे नोट्स है, वो निकाल लीजिएगा। आपके पास अगर आपके टीचर जो आप कोई और बाहर से पढ़कर आए हो कोई और ऑथर से, तो आपके पास अगर आपके टीचर की बुक है, नोट्स है, वो निकाल लीजिएगा, बिकॉज आई विल बी रिवाइजिंग द सेम कंटेंट बट इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक है। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स, आई थिंक 500, 501, 505, 10, 20, 30, 40, 50, 8 स्टैंडर्ड्स है पढ़ने के लिए और एक 610। ठीक है। 9 स्टैंडर्ड्स आर देयर टू कवर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स एवरी स्टैंडर्ड टेक्स। कुछ छोटे भी है, कुछ बड़े भी है। तो करेंगे तो आई थिंक मोटा माटी मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से पौना घंटा 1 घंटा लगना चाहिए इस चैप्टर को पूरे को खत्म करने के लिए। और इज्जत में रिवाइज होता है। हैंड रिटन नोट्स इज अ मस्ट। पीपल हु हैव वॉच्ड माई रेगुलर लेक्चर, पीपल हु हैव वॉच्ड माई फास्ट ट्रैक लेक्चर। ठीक है। आपने देखा होगा मैंने आपको पिछले टर्म का पेपर सॉल्व करवाया है। जब मैंने पिछले टर्म का पेपर सॉल्व करवाया, अपने नोट्स से ही आंसर बना के क्वेश्चन पढ़ के अपन ने किया है, तो वहां से कॉन्फिडेंस आता है। ऑल दोज पीपल हु स्टिल आर लुकिंग फॉर क्लासेस, अगर आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है, अगर आप अगला अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपको रेगुलर क्लास चाहिए, आपको फास्ट ट्रैक क्लास चाहिए, तो यू नीड टू विजिट www.letslearnindia.in, या फिर आप वहां पर एक नंबर आपको घूमता हुआ दिख रहा होगा 8448448919, आप कॉल कर सकते हो। तो यू विल गेट द बैचेस इन हिंदी लैंग्वेज प्लस इन द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। सो व्हेन यू गो टू www.letslearnindia.in, यहाँ पर आपको जाना है कोर्सेज में। मेरा वाईफाई का काहे तो इश्यू चल रहा है। जैसे आप कोर्सेज में जाओगे, सी ए इंटर में हम जाते हैं। सी ए इंटर में जाने के बाद नाउ व्हेन वी गो टू सी ए इंटर ऑडिट, सो कैन यू सी दिस रेगुलर बैच। दिस इज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, लाइक द वे वी आर टॉकिंग। 100% इंग्लिश बैच, इट्स फुल इंग्लिश, इट्स फॉर साउथ स्टूडेंट्स। हैदराबाद, चेन्नई, कर्नाटका, जिनको हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है, इनको नहीं आती क्योंकि वो हमेशा से ही इंग्लिश में बात करते हैं। और ये हमारा है फास्ट ट्रैक बैच। फास्ट ट्रैक बैचेस ओनली इन हिंदी इंग्लिश, उसका इंग्लिश रिकॉर्डिंग नहीं है, अभी अभी करंटली अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे बैचेस है जिसको आप ले सकते हो, देख सकते हो, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो। नाउ व्हेन यू गो टू फ्री रिसोर्सेज, यहाँ पर बहुत सारे नोट्स है, आपके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो जो आपको एप्लीकेबल है। जैसे अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स आपको एप्लीकेबल है नीचे। देन सी ए इंटर लॉ का क्वेश्चन बैंक है नीचे नीचे लास्ट में, सी ए इंटर लॉ क्वेश्चन बैंक, यू कैन डाउनलोड इट। ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, तो अब हम शुरू कर रहे हैं ऐसे 500 जो कि है मेरा ऑडिट एविडेंस। तो निकाल लीजिए पहला क्वेश्चन। सर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन ऑडिट एविडेंस। बहुत सिंपल है, ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजंस ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। मेरे को मेरा एक ही उद्देश्य होता है एज एन ऑडिटर, ओपिनियन देने का। ओपिनियन देने के लिए मेरे को क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ती है। इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठा करता हूँ मैं कागज के थ्रू, वो कागज को मैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑडिट एविडेंस। सर इट इंक्लूड्स बोथ इन्फॉर्मेशन कंटेन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। जैसे एफएस से रिलेटेड चीजें होगी वो भी होगी, नॉन एफएस वाली भी होगी। जैसे कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ये मेरे एफएस में नहीं दिखता है, ये मेरे एफएस में नहीं दिखता है, तो वो मेरी अदर इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो उसके लिए भी मैं एविडेंस इकट्ठा करता हूँ। सैलरी से जाकर चेक करता हूँ। नंबर ऑफ फिक्स असेट्स, नंबर ऑफ फिक्स असेट्स, ये तो मेरे एफएस में नहीं दिखता ना, फिर भी जाके मैं एफ ए आर फिक्स असेट रजिस्टर चेक करता हूँ, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अदर इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। Now, accounting records includes invoices, contracts, general and subsidiary ledger, journal, bank book, passbook, records such as Excel sheets, मतलब वर्कशीट, स्प्रेडशीट्स, ये सब मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, what are the types of audit evidence? Sir, it depends upon the nature and it depends upon the source. क्या बोलोगे, depends upon the nature, it depends upon the source। ठीक है बाबू, एक सेकेंड मैं आपको पहले बता दूं, ये रेगुलर बैच नहीं है, फास्ट ट्रैक बैच नहीं, सर एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन। मतलब मेरा फुल अजम्पशन है यहाँ पर कि आप लोग को पता है कंटेंट क्या है, इसीलिए हम लोग खाली क्या करें, स्ट्रेट टू द पॉइंट एग्जाम की बातें करें, सीधा स्ट्रेट अवे रिविजन के लिए। ध्यान रखिएगा, किसी को भी क्लास चाहिए तो यू नीड टू कॉल एंड यू नीड टू विजिट द वेबसाइट। कूल है, चलो फटाफट। What are the types of audit evidence? It depends upon the nature and depends upon the source. nature में कौन कौन से होते हैं सर, और विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री। विजुअल मतलब देखा, ओरल मतलब बोला, डॉक्यूमेंट्री मतलब लिखा हुआ।
विजुअल ओरल डॉक्यूमेंट्री में से जो रिलायबल है वो कौन सा बच्चा, डॉक्यूमेंट्री रिलायबल होता है, डॉक्यूमेंट्री इज रिलायबल, रिटन एविडेंस, ठीक है। फिर मॉड्यूल का कुछ रेफरेंस है, मैंने डेफिनेशन से खाली रीड करने के लिए रेफर 1.3 पेज नंबर 4.6 मॉड्यूल से आपको ये रीड करने का। सोर्स सर इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब विच इज जनरेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल मतलब विच इज जनरेटेड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल में क्या क्या आएगा सर, सेल्स इनवॉइस वाउचर्स। एक्सटर्नल में क्या आएगा, परचेज इनवॉइस बैंक स्टेटमेंट्स कंफर्मेशन। आपको देखना है पैदा कहाँ होता है, कहाँ से मिला नहीं। जैसे परचेज इनवॉइस भी कंपनी से मिलेगा, पर परचेज इनवॉइस कंपनी में नहीं पैदा होगा ना, क्लाइंट प्लेस में नहीं होगा ना, वो तो बाहर पैदा होगा ना, बैंक स्टेटमेंट में तो बाहर पैदा होगा ना, देगा तो कंपनी अपने को। आधे लोग क्या समझते हैं सर कौन दे रहा है, नहीं 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 नहीं, कहाँ पैदा हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल में कौन सा रिलायबल है सर, एक्सटर्नल रिलायबल होता है। हाउएवर इंटरनल कैन आल्सो बी रिलायबल प्रोवाइड माय आईसीएस इज एफिशिएंट, माय आईसीएस इज एफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द जनरलाइजेशन अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया सर। ऑडिट एविडेंस इज रिलायबल इफ इट इज ऑब्टेन्ड एक्सटर्नली। एविडेंस ऑब्टेन्ड इंटरनली may also be reliable if my ICS मतलब internal control system is efficient. Evidence obtained in documentary form is more reliable than orally लिखा हुआ। Evidence obtained in original form is more reliable as compared to photocopies. Evidence obtained directly by the auditor is more reliable than obtained indirectly। मतलब आर्टिकल लाएगा या बॉस लाएगा, कौन सा रिलायबल है, बॉस वाला मोर रिलायबल है। एक्सप्लेन साई का मतलब क्या होता है सर, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या बोलोगे आप, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। अपन बोलते हैं खाना सफिशिएंट है कि नहीं, इतना पढ़ना सफिशिएंट है कि नहीं, तो क्वांटिटी। अप्रोप्रिएटनेस किसकी बात करेगा बच्चा, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, किसकी बात करेगा, क्वालिटी। तो अगेन ये आपको वहां पर एक दे रखा रेफर पेज नंबर 4.11 1.51, वहां पर अगेन कुछ कंटेंट है, आपको खाली वो रीड करना है। देन एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स का जजमेंट रिगार्डिंग द सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ये इंपॉर्टेंट आंसर देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट सर। फॉलोइंग आर दी फैक्टर्स, तो हमारा कोड क्या है, मिसेस सी। एम मटेरियलिटी, आर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एस साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। मटेरियलिटी, आर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एस साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। देखो अगर कोई चीज मटेरियल होगा मतलब इंपॉर्टेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा, तो मेरा जो ऑडिट एविडेंस है वहां पर ज्यादा होगा। इमटेरियल है तो मैं कलेक्ट नहीं करूंगा। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कैश, इन्वेंट्री, हाई वैल्यू आइटम्स, रिस्क ज्यादा होगा तो मैं काम भी ज्यादा करूंगा, एविडेंस भी ज्यादा इकट्ठा करूंगा, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है, नॉट इनडायरेक्टली। मतलब अगर ज्यादा रिस्क एरिया ज्यादा एविडेंस होगा मेरा, ठीक है। एस साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। सर साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी कॉलेज रिलायंस, कंपनी कॉलेज एबी लिमिटेड, कॉमन सेंस लगाओ, मेरा जो ऑडिट एविडेंस होगा वो ज्यादा कहां होगा सर, रिलायंस में ना, सर बड़ी कंपनी क्योंकि, तो उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है 1.5.3 पे पेज नंबर 4.13। हेडिंग मैंने आपको याद करवा दी है, मटेरियलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। उसके दो लाइन में आपको वही लॉजिक है, चीजें इंपॉर्टेंट है, चीजें रिस्की है, चीजें कंपनी बड़ी है तो एविडेंस ज्यादा, फिर अगर नहीं है तो वो कम हो जाएगा, तो वही लिखा है वहां पर इंग्लिश में, ओके। एक्सप्लेन ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। बहुत सिंपल है, एक होता है रैप, एक होता है फैप, एक होता है रैप, एक होता है फैप। सर फैप में क्या होगा, टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। एक मिनट, सो रैप हो गया, फैप हो गया। फैप में क्या होगा, टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर, ना सब्सटैंटिव प्रोसीजर में दो होता है, टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी दो होता है, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है वाउचिंग एंड बैलेंस का मतलब होता है वेरिफिकेशन। तो ये मेरे प्रोसीजर्स होते हैं। रैप हो गया, फैप हो गया, फैप में टीओसी, सब्सटैंटिव प्रोसीजर में दो होता है, टीओडी, एनालिटिकल। टीओडी में क्या होगा, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। Then, what are the methods or techniques to obtain audit evidence? What are the techniques or methods to obtain audit evidence? The code is what? ORE ICI. O से क्या होता है, observations. R से क्या होता है, reperformance. I से क्या होता है, inspection. C external confirmation. A analytical procedure and I से क्या आएगा, inquiry. The code is what? ORE ICI. Observations, reperformance, recalculations, inspections, external confirmation, analytical procedure, inquiry. ऑब्जर्वेशन, अपन प्रोसीजर को ऑब्जर्व करते हैं। रीपरफॉर्मेंस, रिकैल्कुलेशन मतलब एक चीज को वापस से चेक करना, एक बार चेक किया वापस से चेक करना हो गया। आई से क्या हो जाएगा, इंस्पेक्शन। आई से क्या होगा, इंस्पेक्शन, चीजें बुक्स कागज को अपन देखते हैं। देन सी से क्या होगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बात बाहर वालों से बात की अपन ने। ए से एनालिटिकल प्रोसीजर, कुछ चीजों को एनालिसिस करना हो गया। आई से क्या हो जाएगा, इंक्वायरी, कुछ जब समझ में तो अपन क्या करेंगे, अब पूछताछ करेंगे। देन अब एक्सप्लेन इंक्वायरी, ये अलग से एक डिस्क्रिप्टिव आंसर आता है, एक्सप्लेन इंक्वायरी। सर इंक्वायरी ओरल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, वर्ब आई मीन फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है, विद इन द एंटिटी हो सकती है, आउटसाइड द एंटिटी से कहीं भी हो सकती है वो।
So inquiry consists of seeking of information from knowledgeable person, both financial as well as non-financial, whether within the entity or outside the entity. इंक्वायरी इज यूज एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट, मतलब स्टार्टिंग में, ड्यूरिंग एंड कंप्लीशन में इंक्वायरी पूरे टाइम पे अपन करेंगे. इंक्वायरी में रेंज फ्रॉम फॉर्मल रिटर्न टू इनफॉर्मल ओरल, ऑपोजिट फॉर्मल इनफॉर्मल रिटर्न ओरल विद इन आउटसाइड द एंटिटी. इवेल्युएटिंग रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस. फिर जब मैंने पूछा, जवाब आ गया, वो जवाब मेरे लिए जरूरी है कि नहीं, वो जवाब से मेरे को ऑडिट एविडेंस मिल रहा है कि नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. So responses to inquiry may provide the auditor with what? Information which he did not previously possess or with some supportive audit evidence. Supportive मतलब corroborative audit evidence. ठीक है? Supportive audit evidence. Then next आएगा आपका explain audit trail and its advantages. सर ट्रेल का मतलब क्या होता है? सीरीज लाइन से सब चीज़ें चली होती है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग परचेज करते हैं कंपनीज में, तो क्या होता है, पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज को एक रिक्वेस्ट भेजता है, फिर वो कोटेशन इनवाइट करते हैं. कोटेशन जब इनवाइट होता है तो फिर पीओ ऑर्डर प्लेस होता है, पीओ ऑर्डर के हिसाब से वो लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर गुड्स आते हैं, फिर पेमेंट होता है. तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर दिया अपने, जो भी मैंने आपको स्टेप बताया, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका ट्रेल हो गया. सो ऑडिट ट्रेल इज अ डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन. इट इज यूज टू इन्वेस्टिगेट हाउ अ सोर्स डॉक्यूमेंट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू एन अकाउंट एंट्री एंड फ्रॉम देयर इट वॉज इंसर्टेड इन टू द एफएस ऑफ एन एंटिटी. अभी मैंने आपको जो प्रोसीजर बताया, तो इवेंचुअली क्या हुआ, अपनी अकाउंटिंग एंट्री परचेज टू क्रेडिटर्स, तो अपने अकाउंटिंग एंट्री की हमारी परचेज टू क्रेडिटर्स, फिर परचेज का जो लेजर, क्रेडिटर्स का जो लेजर वो ट्रायल बैलेंस में जाएगा, ट्रायल बैलेंस से फिर क्या जाएगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा. बराबर. सर क्या फायदा होता है? इट इज यूज एज एन एविडेंस टू एस्टैब्लिश ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी ऑफ ट्रांजेक्शन बराबर है कि नहीं. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ सिस्टम एंड यूजर एक्टिविटी. इट इज अ स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड्स बाय विच अकाउंटिंग ट्रेड डिटेल्स आर एंटर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिट ट्रेल्स आर यूज टू वेरीफाई एंड ट्रैक मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन. सोर्स देखिएगा कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है. It can be help in finding the responsibilities, rebuilding the events in through analysis of problem areas. सर क्या डिसएडवांटेज है? पैसा, कॉस्ट महंगा, क्योंकि टाइम भी जाएगा, कॉस्ट भी जाएगा. द कॉस्ट इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सिस्टम एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन एनालिसिंग द डेटा मेड अवेलेबल बाय द ऑडिट ट्रेल. तो टाइम बहुत जाता है यहाँ पर, टाइम. देन what are the factors which affects the NTE of the audit procedure where information to be used as an audit have been prepared using the work of management expert. तो इसका कोड क्या है बच्चा? CARS में complexity of the entity, a high risk नहीं, a audit procedure performed, R से risk of material misstatement, size and complexity of the entity, then M से methodology and tools used and इससे audit evidence obtained. ठीक है, तो ये लिखा है रेफर 1.10.1 पेज नंबर 1.28 मॉड्यूल में लिखा हुआ है, मॉड्यूल में. ठीक है. What are the factors to be considered by the auditor while relying on the work of management expert? तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ है, 4.32 1.13 पे 4.32 here. So when the information to be used as an evidence has been prepared by the using the work of management का expert, जैसे लॉयर हो गया, वैल्यूअर हो गया, ग्रेचुटी एक्सपर्ट हो गया, ये सब कौन होता है? मैनेजमेंट के एक्सपर्ट, मैनेजमेंट ने अपॉइंट कर रखा है. सो अगर हम उनका काम यूज कर रहे हैं तो द ऑडिटर शुड कंसीडर कुआ, द ऑडिटर शुड कंसीडर व्हाट? कुआ. वो एक्सपर्ट में दिमाग है कि नहीं, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट. अच्छा, उसको कैसे काम करते हो? ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट. ए, ensuring the appropriateness of the expert work as audit evidence for relevant assertion. तो कुआ, competence, capability, objectivity, understanding the work of that expert and appropriateness of the expert work बराबर है कि नहीं. ठीक है, तो कुआ को अपन कंसिडर करेंगे. इसमें कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी वाला इस बार आई थिंक एग्जाम में आया था, अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया था, वो क्वेश्चन पास पेपर में से देख लीजिएगा. तो इसी के साथ बाबू मेरा ऐसे 500 खत्म होता है. हो गया, इतना ही है, 11 क्वेश्चन. क्लियर? क्लियर? चलो आगे बढ़ते. नेक्स्ट अब आता है हमारा 501. सो 501 क्या है? अगेन ये भी ऑडिट एविडेंस है, पर ये क्या है? स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम. स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम 3 आइटम होती है. इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड लिटिगेशन क्लेम्स एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग. इन्वेंट्री, लिटिगेशन क्लेम्स एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग 3 आइटम है 501 में. ठीक है, अगर एग्जाम में ऑडिट एविडेंस में क्वेश्चन आता तो यू विल बी राइटिंग ऐसे 500. पर बाई चांस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन्वेंट्री पर, लिटिगेशन क्लेम्स पर, सेगमेंट पर, तो क्या लिखना है अपने को? 501 लिखना है अपने को. ठीक है,
This essay is not on inventory, this essay is not on litigation, this essay is not on segment. This essay is on how do you collect audit evidence for 3 items. इन्वेंट्री में क्या चेक करते हैं हम लोग? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक कर रहे हैं. लिटिगेशन एंड क्लेम में क्या चेक कर रहे हैं हम लोग? कंप्लीटनेस. कौन सा असर्शन चेक कर रहे हैं? कंप्लीटनेस. देन सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में हम क्या चेक कर रहे हैं? प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एज पर एफआरएफ. तो ये आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं. इन्वेंट्री में क्या चेक कर रहे हैं हम लोग? एग्जिस्टेंस कंडीशन. लिटिगेशन में क्या चेक कर रहे हैं? कंप्लीटनेस. सेगमेंट में क्या चेक कर रहे हैं हम लोग? प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर. अब पहला बात आएगा अपना इन्वेंट्री का. हाउ विल यू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस फॉर इन्वेंट्री? बहुत सिंपल है. जनरली इन्वेंट्री को काउंट करना मैनेजमेंट का काम होता है. मैनेजमेंट उसको काउंट करता है 31 मार्च को, बट एज एन ऑडिटर मैं भी जाके देखूंगा, बराबर. सो द ऑडिटर शुड अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल. क्या करने का? इवैल्यूएट मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट कैसे काम कर रहे हैं, एंड उनके प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द काउंट द रिजल्ट्स ऑफ एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग. अच्छा, चेक करो मैनेजमेंट का प्रोसीजर. कौन कौन सा काउंट का प्रोसीजर? कुछ खुद भी आप भी इंस्पेक्ट कर सकते हो. एंड परफॉर्म टेस्ट काउंट. टेस्ट काउंट मतलब आप भी सैंपल पे चेक कर सकते हो. मैनेजमेंट कैसे काउंट कर रहे हैं वो देख लीजिए. आप इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट कर लीजिए कि वो है कि नहीं, एंड परफॉर्म टेस्ट काउंट. Now, performing audit procedure over the entity का final inventory records to determine whether they actually reflect actual inventory count receipt. मतलब मैनेजमेंट ने जो काउंट किया वो बराबर है कि नहीं, वो जाके अपने को देखना पड़ेगा. मैनेजमेंट ने काउंट किया, अपन ने काउंट किया, दोनों का डिफरेंस अब इन्वेस्टिगेट करो. अब 4 इंडिपेंडेंट सिचुएशन है. पहला क्या बोलता है? इन्वेंट्री काउंटिंग इज कंडक्टेड एट अ डेट अदर देन बैलेंस शीट डेट. अब फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट 31 काउंट कर रहा है 31 मार्च को, पर हम 31 मार्च को नहीं पहुंच पा रहे, कोई भी रीजन है, तो हम 3 अप्रैल को जाएंगे. तो हमने 3 को काउंट किया, मैनेजमेंट ने 31 काउंट किया, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उस पर अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा. So inventory counting conducted at a date other than balance sheet date, the auditor should perform audit procedure to obtain evidence whether the changes in inventory between the count date and the date of FS are properly recorded. Count date and date of FS 31st March and 3 April. Unable to obtain inventory count. By chance उस दिन कोरोना डिक्लेयर हो गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया. So the auditor should make an observe. 3 या 4 अप्रैल को जाएंगे, फिर अपन 3-4 दिन बाद जाएंगे. So he should count on alternative date and perform same answer है ऊपर वाला audit procedure on the intervening transaction to assess whether the changes in inventory between the physical count and periodical data correctly recorded. तो भैया 31 मार्च और 4 अप्रैल में बराबर हुआ है कि नहीं, जाके आप चेक करोगे. Then the auditor should verify the procedure adopted, treatment given for the discrepancies noticed during the physical count. ठीक है. C. अटेंडेंस एंड इन्वेंट्री काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकल. जैसे अफगानिस्तान में कोई फैक्ट्री है, झुमरी तलैया में कोई फैक्ट्री, नक्सलाइट के एरिया में फैक्ट्री, आप जाओगे नहीं वहाँ पर, आप तो नहीं जाओगे, आप किसी और को भेजोगे, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर. ठीक है. अब अगर वो भी नहीं पॉसिबल है, कोई ऑल्टरनेट, अभी अफगानिस्तान में कोई जाना नहीं चाहता, तालिबान एरिया, साइरिया में कोई जाना नहीं चाहता, आप क्या करोगे? यू विल मॉडिफाई एज पर 705. यू विल मॉडिफाई एज पर 705. ऑडिट रिपोर्ट को आप क्या कर दोगे? मॉडिफाई कर दोगे. देन इन्वेंट्री अंडर कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ अ थर्ड पार्टी. इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, वेयर हाउस कीपर के पास है, बैंक के पास है, कंसाइनी के पास है. यू विल रिक्वेस्ट द कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड परफॉर्म इंस्पेक्शन फॉर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स. अब अगर मेरे को मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट है, ऑब्जेक्टिविटी पे डाउट है, सर जो थर्ड पार्टी पे मेरे को डाउट है, चोर आदमी हो, क्या करने का अपने को? ये भी एग्जाम में आओ इतना वाला पार्ट. इफ देयर इज अ डाउट अराइजेस रिगार्डिंग द इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द थर्ड पार्टी, क्या करने का? अटेंड और अरेंज फॉर अनदर ऑडिटर टू अटेंड. भैया तुम जाओ या किसी और को भेजो काउंट करने के लिए. उसका जो ऑडिटर होगा, जो हम लोग को सर्विस दे रहा है, मतलब जो वेयर हाउस कीपर है, उसका जो ऑडिटर होगा, उसकी रिपोर्ट मंगा लीजिए, देख लीजिए, कागज पत्र, इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ से गया होगा, उसके वहाँ रिसीव हुआ होगा, रिसीविंग की कॉपी होगी, वो चेक कर लीजिए, ट्रांसपोर्ट का रिसीट होगा, वो चेक कर लीजिए, एंड रिक्वेस्ट द कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी. रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाट आर द मैटर्स रिगार्डिंग रेलेवेंट इन प्लानिंग द अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट. मॉड्यूल में कंटेंट दे रखा है 12-13 पॉइंट, आप लोगों को 6-7 पढ़ने हैं. रेफर 4.5 मॉड्यूल पेज 4.69. मॉड्यूल के 4.69 में आंसर है मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग द अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट. ये रही वाला आंसर. क्या इन्वेंट्री है, कहाँ तक WIP है, कहाँ कितना रिस्क है वहाँ पर, कितना कोई इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं, कब वो लोग काउंट करते हैं, टाइमिंग क्या है उसका, प्रोसीजर्स क्या है उनके, whether the entity maintains a perpetual inventory system, location at which the inventory is held, whether the assistance of an expert is needed to obtain SAI. ये वाला आंसर है 4.5 मॉड्यूल पेज नंबर 4.69. नीचे नीचे मिलेगा आपको. ठीक है. अब हम लोग आते हैं लिटिगेशन एंड क्लेम्स में. क्या कहते हैं? ऑडिट प्रोसीजर फॉर लिटिगेशन एंड क्लेम्स. सो द ऑडिटर शैल डिजाइन the auditor shall design and perform the procedure
इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी विच में गिव राइज टू रॉम। रॉम का मतलब होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, क्या करोगे आप? इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट के साथ एंड अदर्स विद इन द एंटिटी, रिव्यू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड TCWG। थर्ड, रिव्यू लीगल एक्सपेंस अकाउंट। इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, रिव्यू मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड रिव्यू लीगल एक्सपेंस अकाउंट। तो ये एक अलग से 2 मार्क का 3 मार्क का आंसर। इफ द ऑडिटर असेस रॉन्ग रिगार्डिंग द लिटिगेशन क्लेम, वहां पर गड़बड़ दिख रही है तो क्या करने का अपने को लॉयर से बात करने का, मैनेजमेंट के लॉयर से बात करने का। अब लॉयर से बात करने के लिए अपने को उनका नंबर चाहिए, वो डिटेल दे ही नहीं रहे, वो डिटेल दे ही नहीं रहे। ठीक है, या डिटेल दिया पर लॉयर मना कर रहा है, तो आप क्या करोगे? ऑल्टरनेट प्रोसीजर करोगे। अगर ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी पॉसिबल नहीं तो आप क्या कर दोगे? मॉडिफाई कर दोगे। The auditor should modify the opinion as per 705 if management refuses to give the permission to communicate with the entity legal counsel, or the legal counsel refuses and the auditor is unable to obtain SAI by performing alternative audit procedure. Written representation, the auditor shall request the management and where appropriate TCWG to provide WR। क्या लेने का अपने को? WR लेकर आने का। Then ऑडिट प्रोसीजर फॉर सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। क्या बोलोगे? ऑडिट प्रोसीजर फॉर सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। आपने AS 17 अगर सीखा होगा आपने सेगमेंट रिपोर्टिंग, ये वही है। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन साई रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन एज पर FRF। कैसे करोगे इसको आप? सर, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड यूज बाय द मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। क्या क्या मेथड यूज किए वो लोग ने? इवैल्यूएट वेयर सच मेथड्स आर रेलेवेंट फॉर द डिस्क्लोजर एज पर FRF। where appropriate testing the application of such method वो बराबर रखें and then perform analytical procedures और other audit procedures as appropriate in the circumstance। तो ये हो गया अपना किसके लिए? सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए। नेक्स्ट, then what are the methods used by the management for segment information? What are the methods used by the management for segment information? 4.76 ये रहा। मेथड यूज बाय द मैनेजमेंट आर, पहला सेल्स ट्रांसफर चार्जेस बिटवीन सेगमेंट। ये अपने AS 70 में शायद पढ़ा होगा थोड़ा सा। सेल्स ट्रांसफर चार्जेस बिटवीन द सेगमेंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अमाउंट्स। नंबर 2, कंपैरिजन विद द बजट्स एंड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। कंपैरिजन विद द बजट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। थर्ड, एलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड कॉस्ट अमंग द सेगमेंट। फोर्थ, कंसिस्टेंसी विद द प्रायर पीरियड एंड द एडिक्वेसी ऑफ द डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू इनकंसिस्टेंसी। ये सेम AS 17 का कंटेंट है, ये भी आपने पढ़ रखा होगा। तो ये करने के बाद मेरा 501 समाप्त होता है। We have completed essay 501. नेक्स्ट आएगा आपका 505। क्या कहता है ये हमारा? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सर, किसी भी थर्ड पार्टी से बात करना उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एविडेंस रिलायबल या नॉट रिलायबल? मोस्ट रिलायबल। क्या बोलोगे बाबू यहां पर आप? मोस्ट रिलायबल। सर क्या कहता है? डिफाइन एक्सटर्नल कंफर्मेशन। It is an audit evidence obtained as a direct written confirmation to the auditor from a third party। उसको हम लोग confirming party भी बोलते हैं। Either in physical form मतलब पेपर फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, फिजिकल में हो इलेक्ट्रॉनिक में, ये क्या हो गया आपका? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। मैंने लिख के भेजा, मैं ऑडिटर हूँ, डियर थर्ड पार्टी कॉमा, you will reply to me in all the cases। क्या बोलोगे? you will reply to me in all the cases whether you are agreeing or disagreeing। whether you are agreeing or disagreeing, ठीक है, whether you agree or whether you disagree। कौन सी रिक्वेस्ट हो गई? पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या बोलेंगे अपन? डियर थर्ड पार्टी यू विल रिप्लाई टू मी ओनली इफ यू डिसएग्री, ओनली इफ यू डिसएग्री। तो ये कौन सी रिक्वेस्ट हो गई? नेगेटिव। मैंने लिख के दिया उसको, डियर थर्ड पार्टी कॉमा यू विल रिप्लाई टू मी ओनली इफ यू डिसएग्री। उसका रिप्लाई आया, मतलब बैलेंस मिसमैच हो रहा है, डिसएग्री हो रहा है, बराबर मैच नहीं कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट नेगेटिव। अच्छा, मैं बोलता हूं मैंने उसको लिख के दिया, डियर थर्ड पार्टी यू विल रिप्लाई टू मी ओनली इफ यू डिसएग्री, उसका रिप्लाई नहीं आया, आप क्या समझोगे? सर बैलेंस मैच हो रहा है। आप क्या समझोगे? बैलेंस मैच हो रहा है। मैं बोलता नहीं, उसने देखा ही नहीं, पेपर देखा, फाड़ के फेंक दिया। वो भी तो हो सकता है ना, आपका भी अजम्पशन सही है, मेरा भी अजम्पशन सही है। तो यहां पर क्या डाउट, रिस्क के भी सलाह, पता नहीं देखा कि नहीं देखा, अपन कैसे समझ सकते हो उस चीज को? तो पॉजिटिव नेगेटिव में से कौन सा रिलायबल होता है बच्चा? पॉजिटिव रिलायबल होता है। कौन सा रिलायबल होता है? पॉजिटिव। एक्सेप्शन। सर एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? जो मैंने मांगा और जो जवाब आया उसका जो डिफरेंस है, दोनों के जो डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। अ रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट्स अ डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड
टू बी कन्फर्म्ड और कंटेन द एंटिटीज रिकॉर्ड्स एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द कन्फर्मिंग पार्टी। जो रिक्वेस्ट किया और जो आया दोनों का जो डिफरेंस उनको क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। क्या कहेंगे हम उसको, एक्सेप्शंस। देन फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन डिजाइनिंग परफॉर्म पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो ईयरफोन पहन के सुनना, इसका कोड है बच्चा क्या, मराले। क्या कोड है इसका, मराले। सर किस पर डिपेंड करता है सर, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। सो पहला आएगा आपका मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ए से असर्शंस बीइंग एड्रेस, लाइक हम कौन सा असम्पशन चेक करें, एग्जिस्टेंस है, वैल्यूएशन से, ओनरशिप है। एल से सॉरी आर से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आर से क्या होगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ए से एबिलिटी ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू कंफर्म द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, मतलब वो करेगा कि जवाब देगा कि जैसे बड़े लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिलायंस किसी का क्रेडिटर है, मेरे क्लाइंट का कोई रिलायंस डेटर है, अब रिलायंस को मैं बोल रहा हूँ कंफर्म करो, रिलायंस वाले का को जवाब देंगे, इतने बड़े लोग हैं वो लोग, बराबर। एबिलिटी ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी। एल layout and presentation of the request। E prior experience of the auditor with the third party। तो कोड क्या है, मराले। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, असर्शन बीइंग एड्रेस। आर से क्या होगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ए से एबिलिटी ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू प्रोवाइड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। एल से लेआउट एंड प्रेजेंटेशन। ई से एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटर विद थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी से बात करने का है, अब जो भी डेटर है, जो भी क्रेडिटर है, बैंकर है, लॉयर है, बात करने का है, तो उनका डिटेल कौन देगा अपने को, कंपनी वाले ही देंगे, बराबर, कंपनी वाले ही देंगे। अब जब कंपनी वाले अपन जाते हैं, बोलते भैया हमको इनका डिटेल दे दो, बोलते नहीं दूंगा बात करने को, गलत किया। तो आप क्या बोलोगे, इफ द मैनेजमेंट रेफ्यूजेस, ये इंपॉर्टेंट आंसर है आपका एग्जाम में, मैनेजमेंट रेफ्यूजेस टू अलाउ द ऑडिटर टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, तो क्या करने का, पूछने का उनसे, सकाय को मना कर रहे हो, इंक्वायर विद द रीजन एंड सीक द एविडेंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। वो कहता है कि सर आप डेटर से बात नहीं कर सकते, तो मेरी एक्स है वो नहीं बात कर सकते आप, तो फालतू रीजन है। अरे सर वो जो डेटर है वो खत्म हो गया है, मतलब वो कंपनी जो थी वो खत्म हो गई है, अभी उसका लिक्विडेशन का स्टेटमेंट देख लीजिए, या वो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में आग लग गई, लोग भी खत्म हो गए, अब है नहीं वहां पर कोई, तो वो जेन्युइन रीजन है वहां पर। सो इंक्वायर विद द रीजन एंड सीक एविडेंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी एंड द रीजनेबलनेस। Evaluate the implication of the refusal on the assessment of ROM, including the risk of fraud and NT of other audit procedure। NT का मतलब है nature, time and extent of other audit procedure। सर आपके मना करने की वजह से अभी मेरे को डेटा का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तो मेरे ऑडिट पे क्या इंपैक्ट है वो मेरे को समझना पड़ेगा। थर्ड, परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। अभी एक रास्ता बंद होगा, दूसरे से निकालेंगे। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मैनेजमेंट का रीजन अनरीजनेबल है, फालतू एकदम बकवास कर रहे हैं, एंड द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम अदर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, ही शैल कम्युनिकेट विद TCWG एज पर SA 260, या क्या कर दीजिए सर, मॉडिफाई कर दीजिए एज पर 705 एंड इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑन द ओपिनियन एज पर 705। तो अगर मैनेजमेंट मना करता है, पहले आपको सीधा अमर नहीं करना है, आपको पहले रीजन समझना है कि क्या रीजन है, वैलिड है कि इनवैलिड है। अगर रीजन अनजस्टिफाइड होता है तो बड़े लोग से बात करो, बड़े लोग मतलब कौन, कम्युनिकेट विद TCWG एज पर SA 260, एंड उसके बाद अगर वो भी लग रहा है तो क्या कर दीजिए, मॉडिफाई कर दीजिए, मॉडिफाई कर दीजिए। सर व्हाट आर द स्टेप्स फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, द कोड क्या है, D2H2, स्टेप्स फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सर सबसे तो बात नहीं करते फिरेंगे ना, पंचायती थोड़ी करनी है, डेटर से बात करनी, क्रेडिटर से बात करनी, डिटरमाइन द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म, बड़े लोगों से बात करनी, छोटे लोगों से बात करनी, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी। थर्ड, डिजाइन द रिक्वेस्ट। फोर्थ, सेंड द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलोअप, क्या है, सेंड द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलोअप, D2H2। डिटरमाइन द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी, डिजाइन द रिक्वेस्ट, सेंड द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलोअप। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड यूज ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेस रिलायबल होती है, बराबर। आप उसको कब यूज करोगे, जब ये सारे प्रेजेंट होंगे। इसको पूरा वापस एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको, मैं टाइम दूंगा, पहले समझिए। पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनस अकाउंट बैलेंसेज, जैसे फॉर एग्जांपल पेटी कैश एक्सपेंस, छोटे 15 रुपया 22 रुपया, छोटे छोटे अमाउंट है। लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, द ऑडिटर हैज ऑब्टेन साई रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, मतलब सिस्टम स्ट्रॉन्ग है एंड जो रिस्क है वो कम है, तो आप नेगेटिव भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, एक्सेप्शन रेट मैंने आपको सिखाया था, जो हमने मांगा और जो आया दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो एक्सेप्शन रेट है। लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, मतलब जो मैं मांगूंगा और जो जवाब आएगा वो कम है, मतलब जो मिस्टेक है ना वो कम है, तो मैं नेगेटिव रिक्वेस्ट यूज कर सकता हूं। एंड ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस दैट द थर्ड पार्टी डिसरिगार्ड द रिक्वेस्ट, ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस थर्ड पार्टी में डिसरिगार्ड द रिक्वेस्ट, मतलब मेरे को पूरा विश्वास है कि वो जवाब देगा, वो जवाब नहीं देगा, ऐसा मेरे को कोई एविडेंस ही नहीं है। तो अगर ये चारों मौजूद होंगे तो हम लोग कौन सी रिक्वेस्ट यूज करेंगे, नेगेटिव रिक्वेस्ट यूज करेंगे। 7 क्वेश्चन, ठीक है, चलो फटाफट पर इसको रीड कर लीजिए पूरे ऐसे को, ये भी खत्म हो गया, फिर स्टार्ट रीडिंग। मैं यहीं बैठा हूं, ठीक है, आई स्क्रॉल धीरे धीरे,
जिसके पास नोट्स है वो नोट्स ही रीड कर लीजिए। डन है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अपन ऐसे 510 पर, क्या कहता है ये, ऑडिट एविडेंस, सॉरी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट से ओपनिंग बैलेंस, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट से, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओ से ओपनिंग बैलेंस, ऐसे 510 ओ ओपनिंग बैलेंसेस। सर ये ऐसे कब लगता है, जब या तो ऑडिट हुई नहीं है, या अगर हुई है तो किसी और ने की, अपन ने नहीं की, किसी और ने की, मतलब किसने की, प्रीडिसेसर ने की। सर एन एंगेजमेंट इन विच एफएस ऑफ द प्रायर पीरियड वर इधर अनऑडिटेड और ऑडिटेड बाय अ प्रीडिसेसर ऑडिटर। क्या ऑब्जेक्टिव है, चेक करने के लिए वेदर ओपनिंग बैलेंस कंटेन एनी मिस स्टेटमेंट्स,
एंड वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसीज और द अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्टेड कंसिस्टेंटली। सर अगर कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं किया तो बता वेदर इट इज प्रॉपर, अगर तो चेंज हुई होगी, तो जो चेंजेस इट शुड बी अकाउंटेड प्रेजेंटेड डिस्क्लोज, इट शुड बी अकाउंटेड प्रेजेंटेड डिस्क्लोज। सर ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिसस्टेटमेंट, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। सर कंसिस्टेंटली तो चेंज की होगी ना आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब चेंज की होगी इट शुड बी प्रॉपर्ली अकाउंटेड प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड। देन ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे जो स्कोप है, तो दो बनता है, एक ए और एक बी। ए में होता है आपका प्रोसीजर, बी में आपका होता है रिपोर्टिंग। अब बाबू जब मैं प्रोसीजर की बात करता हूं तो यहां पर क्या आएगा आपका, ओपनिंग बैलेंस के प्रति, फिर कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के प्रति, तीसरा मॉडिफिकेशन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट के प्रति, A1 A2 A3। द बेस्ट पार्ट B1 B2 B3 सेम है, सेम है। ओपनिंग बैलेंस इज कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मॉडिफिकेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, सेम है, सेम है। A1 A2 A3 B1 B2 B3। देखो पहला ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस। Sir, the auditor should read the most recent FS, if any, and predecessor auditors report thereon, if any, information relevant to opening balances, including disclosures. Read कर लिया. He should obtain SAI regarding opening balances, whether it contains any misstatement or not. कैसे करेंगे? सर जो लास्ट ईयर के जो बैलेंस है वो बराबर ब्रॉड फॉरवर्ड किए कि नहीं किए. Determine whether the prior period closing balance have been correctly brought forward to the current period. Determine whether the opening balances reflect the application of appropriate accounting policy. फिर परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, क्या करोगे आप, इफ द प्रायर पीरियड एफएस वर ऑडिटेड, क्या करो, ऑब्टेन द कॉपीज ऑफ दैट ऑडिटेड एफएस। चेक करो जो ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किए हैं इन द करंट पीरियड वो एविडेंस दे रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस के प्रति, एंड कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर भी कर दीजिए रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस। इस बार के जो प्रोसीजर उससे ओपनिंग बैलेंस के प्रति कोई एविडेंस मिल रहा है क्या, या कुछ स्पेसिफिक कीजिए ओपनिंग बैलेंस को चेक करने के लिए। इफ द ऑर्डर कंक्लूड्स दैट opening balance contain misstatement, if the opening balance contain misstatement, what will you do, you will perform additional procedure। बट अगर वो बोल रहा है मिस्टेक एग्जिस्ट इन द करंट पीरियड, भैया इस बार भी मिस्टेक दिख रही है मुझे, ओपनिंग बैलेंस की वजह से इस साल में प्रॉब्लम दिख रही है, यू विल कम्युनिकेट विद TCWG। अगर ओपनिंग बैलेंस मिसस्टेटमेंट है करेक्ट अफेक्टिंग करंट पीरियड एफएस, विल परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर, एंड मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन द करंट पीरियड में विल कम्युनिकेट विद TCWG। बी अकाउंटिंग पॉलिसी के प्रति क्या प्रोसीजर होगा। सर दो ही बात है, एक तो उसको कंसिस्टेंटली लगाना है, एंड अगर वहां पर चेंजेस हुई है तो क्या करना, अकाउंटेड प्रेजेंटेड डिस्क्लोज एज पर एप्लीकेबल FRF। थर्ड प्रीडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट का प्रोसीजर, मतलब प्रीवियस ऑडिटर ने क्या कर रखा है, मॉडिफिकेशन दे रखा है। मॉडिफिकेशन मतलब एनी ओपिनियन अदर देन क्लेम, मतलब क्वालिफाइड वाज डिस्क्लेमर, द प्रायर पीरियड एफएस वर ऑडिटेड बाय अ प्रीडिसेसर एंड देयर वाज अ मॉडिफिकेशन इन द ओपिनियन, he shall evaluate the effect of the matter giving rise to the modification in the current period FS। भैया पुराने ओपिनियन की वजह से इस बार की ओपिनियन पे रिपोर्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है वो अपने को देखना पड़ेगा। अब रिपोर्टिंग, सर रिपोर्टिंग में क्या इफ द ओपनिंग ऑडिटर्स कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस, तो वही B1, अगर साई नहीं मिल रहा है, इज अनेबल टू ऑब्टेन साई, क्या कर देना चाहिए उसको, क्वालिफाई और डिस्क्लेमर, क्या कर देना चाहिए उसको, क्वालिफाई और डिस्क्लेमर। इफ द ऑर्डर कंक्लूड्स दैट मिसस्टेटमेंट ओपनिंग बैलेंस कंटेन्स मिसस्टेटमेंट, क्या कर देना चाहिए उसको, क्वालिफाई और एडवर्स। सर अगर एविडेंस ही नहीं मिला है मेरे को, क्या करूंगा मैं, क्वालिफाई और डिस्क्लेमर। मैंने देखा वहां पर गड़बड़ दिख रही है, क्या करूंगा मैं, क्वालिफाई और एडवर्स, क्वालिफाई और एडवर्स। बी consistency of accounting policy, if the auditor concludes that the current period accounting policy are not consistently applied, उल्टा कर दीजिए, या फिर चेंजेस किए तो चेंजेस नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड और डिस्क्लोज, क्या कर देंगे आप सर वहां पर, आप कर दोगे क्वालिफाई और एडवर्स, क्या दे देंगे वहां पर, क्वालिफाई और एडवर्स। सर मॉडिफिकेशन है पुराने वाले पर, चेक करो उसकी मॉडिफिकेशन की वजह से इस साल भी अपने को मॉडिफाई करना है क्या, द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड एफएस अकॉर्डिंगली। तो पुराने में अगर एडवर्स है तो बच्चा क्लीन नहीं हो सकता ना इस साल, पुराने में क्वालिफाई है तो शायद क्लीन हो सकता है, पर मेरे को अगर क्वालिफाई करना है तो देखो मॉडिफाई द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड एफएस अकॉर्डिंगली। पुरानी मॉडिफिकेशन की वजह से इस बार क्या फर्क पड़ रहा है। तो मेरी ये A1 ओपनिंग बैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिपोर्टिंग का जो पार्ट है B1 2 3 वो आपको MCQ में काम आएगा। देखो अगर एविडेंस ही नहीं मिला है तो क्वालिफाइड डिस्क्लेमर, मैंने देखा गलती है तो क्वालिफाइड, बस ये दिमाग लगाने का। क्लियर, तो ये हो गया आपका ऐसे 510, 500 किया, 501 किया, 505 किया, 510 किया। अब हम करने जा रहे हैं 520।
सर व्हाट इज एपी? एपी का मतलब होता है बाबू एनालिटिकल प्रोसेस, एनालिसिस करना। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखते हैं, एनालिसिस करते हैं बोथ फाइनेंशियल डेटा के थ्रू एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के थ्रू। मतलब अगर मैं एम्प्लॉय का सैलरी देख रहा हूं तो मैं उसका कैलकुलेशन भी देखूंगा, ग्रेचुटी कितना है, बोनस कितना है, पीएफ कितना है, और उसका मैं नॉन फाइनेंशियल डेटा भी देखूंगा। नॉन फाइनेंशियल वो कभी आया, कितना टाइम करता है, कितना टाइम में एक यूनिट बनाता है, कितना काम करता है, क्या प्रोडक्टिविटी है। सो इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब होता है प्रेडिक्टेबल, PLAUSIBL, रॉन्ग लिखी स्पेलिंग इन्होंने। प्लॉसिबल मतलब प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल इन रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। नाउ अब देखो गड़बड़ अगर दिखती है, सी ये रिपोर्टिंग ऐसे नहीं, मेरा प्रोसीजर ऐसे, मेरे समझ अभी रेवेन्यू है, कौन से प्रोडक्ट से आ रही है, कौन से महीने में ज्यादा आती है, कौन से महीने में कम आ रही है, कैश विड्रॉल कौन से में ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंसिव कौन से ज्यादा मेरे, वो सब एनालिसिस करके अपन अपने कंक्लूजन पे जाते हैं। एपी encompasses such investigation which is necessary if identified fluctuation or relationships are inconsistent with other information or which differ from expected information और विच डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट। जैसे 2% 3% ऊपर नीचे मेरे को चलेगा, 2-3 हज़ार रुपए मेरे को चलेगा, पर अगर ज्यादा है तो भैया मेरे को एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिटिकल प्रोसेस इंक्लूड्स द कंसिस्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ द एंटिटी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज वेल एज कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। तो ये क्या है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जांपल है, ये रिलेशनशिप का एग्जांपल है, ये एग्जाम में आया हुआ है। कंपैरिजन ऑफ द एंटिटी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या करोगे, कंपेरेबल इंफॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड्स, इस साल का लास्ट ईयर से देख लो तो पूरा बैलेंस शीट कंपेयर कर सकते हो आप। रिलेशनशिप among elements of financial information that would be expected to form a predictable pattern based on the expense such as gross margin। अब जनरली ग्रॉस मार्जिन जो जीपी में वो तो हर साल इंक्रीज होना चाहिए ना, तो वो रिलेशनशिप है। जीपी कैसे इंक्रीज होगा, जब सेल्स इंक्रीज होगा, एक्सपेंसेस कम होंगे, तो सब रिलेशनशिप के थ्रू है। या फिर जैसे पेरोल कॉस्ट हो गया, बिटवीन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे पेरोल कॉस्ट और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय जब बढ़ेगा तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है ना, ये थोड़ी एफएस में आता है। तो पेरोल कॉस्ट भी आपका इंक्रीज होगा, तो फाइनेंशियल को नॉन फाइनेंशियल से कंपेयर कर लीजिए। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 520 के डायरेक्टली मॉड्यूल से आपको खाली रीड करना है। हाउ डज एपी हेल्प इन प्लानिंग फेज ऑफ ऑडिट। अब एपी में क्या होता है बच्चा, 3 फेज होता है। एक होता है इसको पीटीसी बोलते हैं हम, प्लानिंग टेस्टिंग कंप्लीशन। पीटीसी प्लानिंग टेस्टिंग कंप्लीशन। अब हम लोग को जो मॉड्यूल में दिया, लोग ने खाली प्लानिंग के बारे में पूछा है। बेसिकली एपी इज यूज इन ऑल फेज, ऑल फेज ऑफ ऑडिट मतलब प्लानिंग टेस्टिंग कंप्लीशन, पर हम लोग को जो डिस्क्रिप्टिव वो खाली प्लानिंग के बारे में है। इन प्लानिंग फेज एपी असिस्ट द ऑडिटर इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट का बिजनेस एंड आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ पोटेंशियल रिस्क, इंडिकेटिंग द एस्पेक्ट्स एंड डेवलपमेंट द एंटिटी का बिजनेस विच ही वाज प्रीवियसली अनअवेयर। सी प्लानिंग के टाइम पे अगर एपी कर लिया, अपने को जो इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती, अपन क्या कर देंगे, पहले अपने पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स द ऑडिटर इन डिटरमाइन द एंटिटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। एपी इज हेल्प इन प्लानिंग द ऑडिट फॉर बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। तो भैया 3 मार्क का 4 मार्क का डिस्क्रिप्टिव आंसर है, ध्यान रखना हर जगह यूज होता है, प्लानिंग का डिस्क्रिप्टिव आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर एपी इज यूज एज अ सब्सटेंटिव टेस्ट। आप क्या बोलोगे, इसका कोड श्रेया। क्या कोड है बच्चा, श्रेया। सो ये एग्जाम में आंसर है। अभी श्रेया के अंदर ही एक और आंसर का पॉइंट नंबर 2, ये दोनों आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 वाला भी और उसका पॉइंट नंबर 2 भी। श्रेया का क्या है सर, एक तो सैप पता चलेगा, सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सैप। सैप का मतलब है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। जैसे अगर मैं कोई होटल की ऑडिट कर रहा हूं, तो अगर मेरे को होटल का एनालिसिस करना है तो मैं रेवेन्यू निकालूंगा उनकी। अब रेवेन्यू में क्या चेक करेंगे अपन, ऑक्यूपेंसी रेट, वैकेंसी रेट, सीजन वाइज, सीजन वर्सेस नॉन सीजन, रूम टाइप्स, डीलक्स रूम वर्सेस कंपैरिजन विद स्वीट रूम्स, सुपर डिलक्स रूम। तो ये मेरे एनालिसिस का प्रोसीजर हो गया, सुटेबिलिटी ऑफ सैप। अगर मैं कोई कोचिंग एकेडमी का एनालिसिस कर रहा हूं तो उसमें क्या करेंगे अपन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्सेस फीस, फाउंडेशन कोर्स, इंटर कोर्स, फाइनल कोर्स, बराबर, ग्रुप 1 ग्रुप 2, बॉयज वर्सेस गर्ल्स, फिजिकल वर्सेस ऑनलाइन। तो ये मेरा एक सैप हो गया कि आप क्या कैसे करोगे, पहले आप सैप देखोगे कौन सा चेक करना है। आर रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। भैया डेटा अगर अपने को अकाउंटेंट दे रहा है, डेटा अकाउंट अपने को चार्ट अकाउंटेंट दे रहा है, मेरा ज्यादा रिलायबिलिटी कहां पर होगा, जब वो चार्ट अकाउंटेंट देगा, बराबर। मतलब क्लाइंट प्लेस पे सीए लोग जॉब करते हैं, अगर वो डेटा बना के थे तो भैया ढंग का ही होगा ना, वही बीकॉम वाला देगा तो विश्वास कम होगा। तो इसका कोड ये एग्जाम में आता है, SCNC। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से आया, कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड कंट्रोल ओवर प्रिपेयरिंग द फाइनेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो SCNC, सोर्स, कंपेरेबिलिटी, नेचर एंड कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ये एक बार रीड कर लीजिए, इनके सबके एग्जाम्पल्स है। SCNC वाला जो आंसर है इसका एग्जाम्पल रीड कर लीजिए।
देन suitability of SAP हो गया, reliability of data हो गया, E से expectation, develop an expectation of the recorded amounts or ratios and evaluate whether the expectation is precise to identify misstatement. तो मैंने बोला मैं 10% expectation होगा, तो मेरा ये expectation level हो गया. A, acceptable difference, determine the amount of difference of recorded amounts from expected value that is acceptable without any further investigation. तो 10% तक अगर आएगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा. अगर 10% की अगर ऊपर मेरे को गड़बड़ दिखती है तो बॉस मैं ना बहुत डीप में जाके चेक करूंगा, मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा. सो 10% तक अगर मेरे को अमाउंट में कोई डिफरेंस आता है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 10 के ऊपर आया तो मैं बहुत डीप में जाके चेक करूंगा. श्रेया, सुटेबिलिटी ऑफ चेक, सैप रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, ई से एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन, ए से एक्सेप्टेबल डिफरेंस. अब अगर मेरे को इन्वेस्टिगेशन करना है बाबू, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट? इफ एपीज आर परफॉर्म्ड एज पर 520 which identify fluctuations or relationships that are inconsistent, गड़बड़ दिख रही है मेरे को वहां पर, by a significant amount, then the auditor shall investigate such difference by कैसे inquiry with the management and appropriate and obtain appropriate audit evidence. Number 2, perform other audit procedure. ये भी 4 मार्क का आंसर. Inquiry with the management and perform other audit procedure. Inquiry with the management and perform other audit procedures. Question number 6. What are the techniques to be used by the auditor while applying substantive analytical procedure? तो ये एक है तरस. T से क्या होगा? ट्रेंड यूज करते हैं अपन. R से रेशियो एनालिसिस करेंगे. R से रीजनेबलनेस टेस्ट एंड S से स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. तरस. टेक्निक्स फॉर सैप क्या है? तरस. टेक्निक्स फॉर ऑडिट एविडेंस है ORAIC है. टेक्निक्स फॉर ऑडिट एविडेंस है ORAIC है. टेक्निक्स फॉर सैप है क्या? तरस. ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. ठीक है, तो ये भी अलग से एग्जाम में आता है, ध्यान रखना. बाकी सब में हम लोग पास्ट डेटा यूज करते हैं, खाली रीजनेबलनेस टेस्ट में हम लोग पास्ट डेटा यूज नहीं करते. तो ये भी एक बार MCQ में आया हुआ है. रीजनेबलनेस टेस्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर बेड डेट्स है तो बेड डेट्स को अगर मेरे को कंपेयर करें तो मैं सेल से कंपेयर करूंगा. मेरे को मार्केटिंग एक्सपेंस को कंपेयर करें तो मैं उसको सेल से कंपेयर करूंगा ना. तो रीजनेबल चीजें होनी चाहिए, रीजनेबल चीजें. अब मार्केटिंग एक्सपेंस को क्रेडिटर से क्यों कंपेयर करो? कोई रिलेशनशिप ही नहीं है ना वहां पर. रीड दिस आंसर. तरस. रीड. डन. नेक्स्ट अब हम आते हैं ऐसे 610 पर. ठीक है, 610 क्या कहता है मेरा? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. ठीक है, तो हम यहां पर सीधा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से. ध्यान रखना इंटरनल ऑडिट कब लगेगा? जब मेरा सेक्शन 138 लगेगा, बराबर. 138 वो डीपी लेतू वाला, तो ये अपने को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है. तो अभी कंपनी में अगर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल तो इंटरनल ऑडिटर होगा वहां पर. मैं अगर स्टैट ऑडिटर हूँ तो मेरे को उसको यूज करना पड़ेगा. तो पहला क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू इवैल्यूएट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन? फंक्शन मतलब डिपार्टमेंट. फॉलोइंग शुड बी कंसीडर. किन बातों को आप कंसीडर करोगे? द एक्सटेंट टू विच द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड रेलेवेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर. हमने सीखा था कि इंटरनल ऑडिटर बाहर से ही आता है, मतलब कोई भी हो सकता है, बराबर.
पर अगर वो एक सीए है, तो सीए भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, मतलब बीकॉम एमकॉम कोई भी हो सकता है, पर अगर वो सीए है तो मेरा रिलायबिलिटी, विश्वास ज्यादा होगा ना। तो भैया एक्सटेंड टू विच इंटरनल फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड रेलेवेंट पॉलिसी एंड प्रोसेस विच सपोर्ट्स द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, दिमाग वाले कि नहीं बीकॉम है कि सीए है, वेदर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन अप्लाई सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल, अगर वो ढंग से में काम करे तो मेरा विश्वास ज्यादा होगा। फिर व्हाट आर द फंक्शंस व्हेन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन नॉट बी यूज, कुछ नहीं करना है, खाली इसको उल्टा करना है, इसको नॉट लगाने का है। 4.39 दिखा दो आपको। कैन नॉट बी यूज, कुछ नहीं किया है, खाली नॉट 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 रीड कर लीजिए इसको। जो ऊपर वाला आंसर पढ़ा ना उसी को ये लोग ने रिपीट किया है। डन। देन what are the examples of the work of internal audit function that can be used by internal auditor, कहाँ का यूज कर सकते हैं सर? जीरी है इसका कोड है, जीरी जीरी। सब्सटैंटिव उसे इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट, जहाँ कमी जरूरत है उनकी। देन आई से इन्वेंट्री काउंट के लिए यूज कर सकते हैं अपन। आर से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। आई से टेस्टिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यूज कर सकते हैं। एंड ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आंसर, यहाँ हम यूज कर सकते हैं। देन व्हाट आर द एरियाज इन विच स्टैट ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को यूज नहीं कर सकता टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस इन विच इन्वॉल्व्स मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन द ऑडिट, लिमिटेड जजमेंट में चलेगा, सिग्निफिकेंट जजमेंट में नहीं चलेगा। नंबर 2 विच रिलेट्स टू हायर रॉम, जैसे स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री हो गया, स्टॉक इन्वेंट्री कैश, वहां पर आप नहीं यूज करोगे। रिलेट टू द वर्क वेच द इंटरनल ऑडिटर हैव बीन इन्वॉल्व एंड विच विल बी रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिटर ने डायरेक्टली मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दिया वो वाला मैटर, तो उसके लिए वो स्टैट ऑडिटर को डायरेक्टली असिस्ट नहीं करेगा। रिलेट्स टू द डिसीजंस वेयर द स्टैट ऑडिटर मेक्स एज पर ऐसे 610, मतलब इस ऐसे के हिसाब से जो डिसीजन लेगा उसमें आपको डायरेक्टली आप इंटरनल ऑडिटर को यूज नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों ये एग्जाम्पल है कहाँ यूज कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल है कहाँ यूज नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम में आया, तो ये पूरा ऐसे वापस रीड करोगे इन 7-8 मिनट्स, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। फैक्टर्स टू बी कंसिडर टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टैट ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर। सर देखो, स्टार्ट इंटरनल साथ में काम करो, भले आप दो अलग अलग प्रोफेशनल्स हो, कोई सीए भी हो सकता है, एमबीए भी हो सकता है, बीकॉम भी हो सकता है, आप इंटरनल ऑडिटर हो, मैं स्टार्ट ऑडिटर हूँ। हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन विल टेक प्लेस एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स थ्रू आउट द पीरियड, 2 महीना 3 महीना 6 महीने अपन मिलते रहेंगे। द एक्सटर्नल ऑडिटर इन्फॉर्म्स द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर दैट में अफेक्ट द फंक्शन। भाई देख, इनकी इन्वेंट्री में गड़बड़ होती है, तो स्टार्ट ऑर्डर बोलेगा भाई इनकी इन्वेंट्री में गड़बड़ है, भाई इनके कैश में गड़बड़ होती है, भाई इनके सेल्स में गड़बड़ होती है, इनकी जीएसटी कैलकुलेशन बराबर चेक कर लेना, स्टार्ट ऑर्डर बोलेगा। The start auditor is advised of and has access to the relevant records of internal audit function and is informed of any significant matters that come to the attention of internal audit function and which may affect the work of external auditor. Internal auditor को अगर कुछ भी गड़बड़ मिलती है वो जाके स्टार्ट को रिपोर्ट कर देगा, ठीक है, उसके पेपर वेपर सब देख सकते हैं, मतलब ऐसा लिखा हुआ है वहां पर। तो ये 3 बातों का एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इंटरनल ऑडिट फंक्शन और स्टार्ट ऑडिटर में कैसे कैसा रिलेशनशिप है, मतलब कैसे वो लोग एक दूसरे का काम कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, तीनों का मतलब एक ही होता है, एक ही होता है, ठीक है। सो 4, 5, 6 इंपॉर्टेंट, रीड कर लीजिए इसको, स्टार्ट रीडिंग।
डन। देन नेक्स्ट आता है ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, 5555 रिलेटेड पार्टी। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन का समझने के लिए एग्जाम में नहीं आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एग्जांपल्स ऑफ, गिव एग्जांपल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड द ट्रांजैक्शंस which may give rise to the higher ROM of the FS and the transaction with unrelated parties। तो अगर मैं ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड के साथ करता हूं तो कितना कम रिस्क होता है, पर अगर मैं रिलेटेड के साथ करता हूं तो रिस्क ज्यादा है। तो बच्चा तीन एग्जाम्पल से ये लिखने पड़ेगा एग्जाम्पल में। रिलेटेड पार्टी में ऑपरेट थ्रू कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप एंड स्ट्रक्चर। इंफॉर्मेशन सिस्टम में बी इफेक्टिव टू आइडेंटिफाई और समराइज द ट्रांजैक्शन बिटवीन एंटिटी एंड रिलेटेड पार्टीज। में भी इनइफेक्टिव ना, डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। मेरे भाई के साथ ट्रांजैक्शन है, वो तो वेंडर क्रिएट करके रिकॉर्ड कर देगा। मेरे भाई के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, कौन से प्राइस पे, उसको सिस्टम में क्या पता, सिस्टम को थोड़ी पता होगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नॉट बी कंडक्टेड अंडर नॉर्मल मार्केट टर्म्स एंड कंडीशंस एंड मे बी विदाउट कंसिडर, फ्री में दिया, फ्री में दिया। तो ये 3 एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। देन हाउ वुड यू अंडरस्टैंड द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। द ऑडिटर शैल इंक्वायर विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग, कौन आपके रिश्तेदार है, अभी वो तो क्लाइंट ही बताएगा ना अपने को थोड़ी सपना आ रहा है, क्या रिलेशनशिप है उनके साथ। एंड द पीरियड, द टाइप एंड द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन, identity of the related party, nature of the relationship between the entity, the period and the type and the purpose of the transaction। अच्छा, फॉर स्मॉल एंटिटीज का एक आंसर है, क्योंकि जैसे देखो किराने की दुकान, छोटी सी जो दुकान होती है उसमें मेकर चेकर कॉन्सेप्ट होता नहीं, मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, मैं ही प्रजा, मैं ही सारा काम करता हूँ। तो वहां पर रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, तो वो रीड करना है ओनली फॉर एमसी की पर्पस। देन ये एग्जाम क्वेश्चन है, how as an auditor you will verify the existence of related party relationship and transaction। 4.96 ये रहा 4.96। एंटिटी का इनकम टैक्स रिटर्न पढ़ लीजिए। इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, शेयर होल्डर्स रजिस्टर टू आइडेंटिफाई एंटिटी का प्रिंसिपल शेयर होल्डर कौन से, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी, कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, इंटरनल ऑडिटर ने कुछ रिपोर्ट कर रखा होगा, डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड विद द एंटिटी का फाइलिंग, जैसे सेबी को अपन ने कोई प्रॉस्पेक्टस दे रखा है तो उसमें डिस्क्लोजर दिया होगा। तो एग्जाम में ये आता है कि भाई रिलेटेड पार्टी का सोर्स कहाँ से मिलेगा, कौन कौन से, आपने को कैसे पता चलेगा, ये कागज आप पढ़ लीजिए। तो कोई भी 6-7 आप इसको रीड कर लीजिए एक बार, ये थोड़ा काम का है। तो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल वाला और ये वाला आंसर, he may inspect the following documents that may provide information about the related party। read। डन है। नेक्स्ट लास्ट ऐसे ऑडिट सैम्पलिंग, ठीक है सर। ऑडिट सैम्पलिंग मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने ऑडिट प्रोसेस लगा रहे हो टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स, लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स, ठीक है, ऑफ द पॉपुलेशन। सो एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसेस टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स ऑफ अ पॉपुलेशन सच दैट ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स हैव इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। मैं बोलता हूँ अगर कंपनी के पास डेटाज है, 15 प्रकार के डेटाज है, तो मैं 15 को चेक करूंगा, पर 15 में से कुछ को चेक करूंगा, राइट। पर एवरीबडी लाइक 1 2 3 4 एवरीबडी हैज अ चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। anomaly, a misstatement deviation which is not a representative of misstatement of the deviation in the population। मैं डेटा चेक कर रहा था पर मेरे को मिस्टेक मिलती है कहां पर, मार्केटिंग एक्सपेंस में, तो वो उसको हम लोग ऐसे की भाषा में क्या बोलते हैं, अनोमली, अ मिसस्टेटमेंट और डेविएशन विच इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिसस्टेटमेंट और डेविएशन इन द पॉपुलेशन। मेरे डेटा में मिस्टेक नहीं थी, मिस्टेक मिली मेरे को डेटा की वजह से, कहां मिली मेरे को, उसमें मिली मार्केटिंग एक्सपेंस में, तो उसको हम लोग कहते हैं अनोमली। सैम्पलिंग के 2 अप्रोच होते हैं, एक होता है स्टैटिस्टिकल, एक होता है नॉन स्टैटिस्टिकल। ध्यान रखने का, स्टैटिस्टिकल में हम लोग क्या यूज करते हैं, मैथ्स।
मैथ्स यूज नहीं कर, मतलब रैंडम नंबर टेबल, प्रोबेबिलिटी थियरी, अगर वो यूज नहीं कर रहे हो तो क्या हो जाएगा बच्चा, वो नॉन स्टैटिस्टिकल. इट इज मोर साइंटिफिक अप्रोच बिकॉज इट इन्वॉल्व मैथमेटिकल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट सैंपल साइज इन वेरिंग सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, तो मैथ्स यूज कर रहे हो, मैथ्स वर्ड दिखा, कैलकुलेशन दिखा, प्रोबेबिलिटी दिखा, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. इसका एक पीछे आंसर है जो इस बार एग्जाम में आया था. मैथ्स यूज नहीं करो तो नॉन स्टैटिस्टिकल. सर सैंपल की वजह से जो रिस्क अराइज होएगा, सैंपलिंग रिस्क. सैंपल की वजह से जो नहीं रहेगा वो है नॉन सैंपलिंग रिस्क. मैंने ऑडिट प्रोसीजर गलत लगा दिए, मेरे को टेक्निक लगानी थी, इंक्वायरी में जाके ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, तो वो नॉन सैंपलिंग रिस्क है. सैंपल लिया मैंने और मेरे हिसाब से उसमें मैंने एक रॉन्ग ओपिनियन दे दी. अगर मैं कुछ और पूरा चेक करता तो मेरा ओपिनियन चेंज हो सकता था, वो सैंपलिंग रिस्क है. It is a risk that the auditor's conclusion based on a sample may be different from the conclusion if the entire population was audited by the same procedure. क्या हो सकते हैं दो प्रकार के एरर, एरर वन एरर टू. दो प्रकार के एरर क्या है, एरर वन एरर टू. इन केस ऑफ टीओसी, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, आप क्या बोलोगे, आईसीएस बाप है बाप. मेरा आर्टिकल गया, सैंपल चेक किया, सर क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम है सर, कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं है, कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं है. इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स एमएमएस डज नॉट एग्जिस्ट, मटेरियल मेजरमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि वहां पर मिसस्टेटमेंट है. मेरे आर्टिकल ने क्या किया, 5 का मल्टीपल लिया, 5 10 15 20 25 30, वो सारे बिल चेक किए, जबकि बिल नंबर 7 में, बिल नंबर 9 में, बिल नंबर 3 में मिस्टेक थी. अब मैंने मेरे आर्टिकल पे विश्वास कर दिया, मैं क्या सब बराबर है, सब बराबर है, मतलब क्लीन ओपिनियन. जबकि अगर हम पूरा चेक करते तो मेरा ओपिनियन शायद क्वालिफाई होता, एडवर्स होता. इट रिजल्ट्स इन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, इट अफेक्ट्स माय ऑडिट इफेक्टिवनेस. ये सब एमसीक्यू है. इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, इट अफेक्ट्स माय ऑडिट इफेक्टिवनेस. एरर टू, मेरा आर्टिकल बोला सर मेरे जो सैंपल सिलेक्ट किया बहुत गड़बड़ है, मेरे को मिल ही नहीं रहा है. वो क्या कह रहा है, कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव, जबकि बहुत बाप है, बाप कंट्रोल्स है. वो कह रहा है मिसस्टेटमेंट है, जबकि वहां पर मिसस्टेटमेंट नहीं है. मैं गया, मैंने देखा, देख मिल रहा है, अरे अरे हाँ सर मैं तो चेक ही नहीं किया, वो रह गया, मिस्टेक हो गया उससे. कंपनी का कोई मिस्टेक नहीं है, तो क्या हो गया, इट रिजल्ट्स इन एडिशनल वर्क, इट अफेक्ट्स ऑडिट एफिशिएंसी. अपन क्या बोलेंगे, आर्टिकल बेकार है, अफेक्ट्स ऑडिट एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी. ये सब एमसीक्यू. एरर वन रिजल्ट्स इनटू ऑडिट इफेक्टिवनेस, एरर टू रिजल्ट्स इनटू ऑडिट एफिशिएंसी. आई एम मोर इंटरेस्टेड, सी आई एम इंटरेस्टेड इन दोनों एरर, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन एरर वन, ऑडिट ओपिनियन, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव तो वही होता है ना, ओपिनियन देने का. आई एम मोर इंटरेस्टेड इन एरर वन. Non-sampling risk means which the auditor reaches an erroneous conclusion for only reason not related to sampling risk. सैंपल रिलेटेड नहीं है, कुछ और कोई रिस्क है तो हो गया नॉन सैम्पलिंग रिस्क. क्वेश्चन नंबर 4, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. रैंडम, सिस्टमैटिक, हैप्पैजार्ड, ब्लॉक मॉनिटरिंग. इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन है तो चेक कर लीजिएगा अभी एग्जाम में. ठीक है, रैंडम हे भाई यहां वहां गए पर रैंडम नंबर टेबल्स यूज किया. सिस्टमैटिक में एवरी nth यूनिट 10 20 30 40. हैप्पैजार्ड हे वायर, उधर से उठाया, इधर से उठाया, नीचे से उठाया, ऊपर से उठाया, सब कहीं से भी उठाया, हे वायर हैप्पैजार्ड. ब्लॉक 5 लाख का एक ब्लॉक, 5 लाख एक से लेके 15 लाख का एक ब्लॉक, 15 लाख से एक का ऊपर का एक ब्लॉक, वो हो गया आपका ब्लॉक सैंपलिंग. मॉनिटरी यूनिट 5 लाख के ऊपर के बिल चेक करेंगे, मैं 5 लाख के ऊपर के बिल चेक, हो गया आपका मॉनिटरी यूनिट. ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिए, मेथड्स ऑफ सैंपलिंग.
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 खाली आपको मॉड्यूल से रीड करना है, मैं आपको 6 पढ़ा रहा हूँ। डिफाइन सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर टेस्टिंग। सिलेक्शन ऑफ आइटम तो क्या बोला कि द ऑडिटर शैल सिलेक्ट आइटम फॉर सैंपल सच वे दैट ईच सैंपलिंग यूनिट हैज अ चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। हर एक का मौका होना चाहिए सिलेक्ट होने के लिए। सैंपल साइज 1 से 10 यूनिट का मेरा एक साइज है, ठीक है। मैं बोलता हूँ 1 से 50, तो 50 यूनिट का मेरा एक साइज है। द ऑडिटर शैल डिटरमाइन सैंपल साइज सफिशिएंट टू रिड्यूस द सैंपल रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। सी जीरो नहीं कर सकते पर रिड्यूस तो कर सकते ना। सैंपल डिजाइन, सर सैंपल डिजाइन कैसे करूं मैं? डिपेंड अपॉन मेरे को क्या जजमेंट चाहिए। मेरे को रेवेन्यू चेक करने तो मेरे को सेल्स के फिगर को दिखाना पड़ेगा, डेटा चेक करना नंबर चेक करना पड़ेगा, यूनिट से तो नंबर लेना पड़ेगा। मैं डिजाइनिंग अ सैंपल ही शैल कंसीडर द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल शैल बी ड्रॉन। तो ये दो मार्क के डेफिनेशन आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 6। देन क्वेश्चन नंबर 8 रट्टा मारना है आपको। फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज, रट्टा मारना है। डिक्रीजेस डिक्रीजेस इंक्रीजेस इंक्रीजेस, नेग्लिजिबल इफेक्ट इंक्रीजेस डिक्रीजेस, खाली ये अलग है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज, फैक्टर्स अफेक्टिंग रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं समझ सकते हो क्योंकि ये आपके फाइनल में जब आप आर्टिकलशिप कर दो तो जाके समझ में आता है। इसको आप रट्टा मान लीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10 एग्जाम क्वेश्चन। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग द एक्सटेंट ऑफ सैंपलिंग प्लान। हमारा कोड है सीता देवी। सर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट कितनी बड़ी है। फिर आई से इंटरनल कंट्रोल कैसा है उनका। टी से टॉलरेबल एरर रेंज कितना मेरे को चलेगा, 5% 10%। ए से एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। डी से डिग्री ऑफ द डिजायर्ड कॉन्फिडेंस। द कोड क्या है मेरा, सीता देवी। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल कंट्रोल का स्टेट क्या है, टॉलरेबल एरर रेंज क्या है, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, एंड डी से डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 10 एडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ये भी एग्जाम में आया था। जहां पर मैथ्स यूज हो रहा है वो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। सर क्या फायदा है? The amount of testing does not increase in proportion to the increase in the size of the area। मतलब पूरा पॉपुलेशन तो आपको चेक करना है तो सैंपल साइज अगर आप मैथ्स यूज करोगे तो अच्छे से चेक हो जाएगी। इट इज मोर ऑब्जेक्टिव एंड देयरबाय मोर डिफेंसिबल, गड़बड़ होने के चांसेस कम है। दिस मेथड प्रोवाइड्स अ मींस ऑफ एस्टिमेटेड मिनिमम सैंपल साइज। अपने को पता चल सकता है कि हम लोग कितना चेक करने वाले हैं। 1 to 10 में से 1 लूंगा, 11 to 20 में से 1 लूंगा, तो 21 30 में से 1 लूंगा, ऐसे करते मैं 7-8 यूनिट चेक कर लूंगा। इट प्रोवाइड्स अ मींस फॉर अ कैलकुलेटिंग रिस्क एंड करस्पॉन्डिंग प्रोविजन। मतलब प्रिसिशन मतलब सैम्पलिंग एरर, तो कितना रिस्क हो सकता है, कितना एरर है वो पता चल सकता है। इट प्रोवाइड्स अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज मास ऑफ डेटा। जब बहुत डेटा चेक करना होता है तो ये बेस्ट मेथड यूज करने के लिए। इट इज अ वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ सैम्पलिंग एज इट इज मोर साइंटिफिक विदाउट एनी पर्सनल बायस। जजमेंट नहीं है ना। अभी हैप मेथड में क्या होता है, 100 बच्चे बैठे हैं, इसको उठाए बेटा टूट टूट टूट, मेरा बायसनेस है, कोई बच्चा मेरा फेवरेट है उसको उठा लिया। पर अगर मैं मेथड यूज करूंगा, मैथ जैसे मतलब एवरी 10 स्टूडेंट, तो अच्छा 10 पे आप आ जाइए, 20 पे आप आ जाइए, 30 पे आप आ जाइए, तो ये क्या हो गया, अपन ने साइंटिफिक मेथड यूज किया, तो यहाँ पर बायसनेस आएगा ही नहीं वहां पर। देन एक्सप्लेन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ये भी एक शॉर्ट नोट्स है। दिस मेथड इन्वॉल्व डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन इनटू अ फ्यू सेपरेट ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड एज स्ट्रैटा एंड टेकिंग अ सैंपल फ्रॉम ईच ऑफ देम। ईच स्ट्रैटा इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सेपरेट पॉपुलेशन। अज्यूम करो 1 लाख बच्चा है, तो मैंने क्या किया, 1 लाख बच्चा है, 10,000 के 10 स्ट्रैटा बना दिए। 10,000 में से कुछ सैंपल उठाया, 20 में से कुछ उठाया, 30 वाले में से कुछ उठाया। देन द नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू व्हिच द होल पॉपुलेशन हैज टू बी डिवाइडेड, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। मेरे मन के हिसाब से होगा। सो डेफिनेशन आती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की। सर पूरी पॉपुलेशन को आप क्या कर दोगे, स्ट्रैटा में डिवाइड कर दोगे। अब वो हर स्ट्रैटा एक अलग से पॉपुलेशन है, उसमें से आप डेटा उठाओगे, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। खत्म, समाप्त, फिनिश, થઈ ગયું, પતી ગયું। 500, 501, 505, 510, 520, 530, 550 एंड 610, 610 सारा आपको करवा दिए, सारे ऐसे आपको करवा दिए। ऑडिट एविडेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने आई थिंक 1 घंटा 13 मिनट में करवाया है। आपके सामने पूरा कंटेंट है, नोट से पढ़ो, क्वेश्चन आंसर होते हैं। अगर किसी विश्वास नहीं तो मैंने क्रैश कोर्स दिया तो उसमें जाके देख लें, जिन्होंने लिया उनको पता होगा। रेगुलर बैच में मैंने प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाया, जो पेपर अवेलेबल था। सो बॉस उसी में से आता है। हैंड रिटन नोट्स आप भगवत गीता बाइबल को उतना ही पढ़िए, ठीक है। अगले क्लास में अगला वीडियो लेकर आऊंगा। अगर पसंद आए तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा अब की बार आखिरी बार, ठीक है। एम फॉर अ रैंक और 70+ whichever is earlier. Bye guys, take care.